हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने लाइट को वेव की तरह ट्रीट ना करके हम पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करते कि लाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक क्वांटा ऑफ लाइट। जो लाइट क्या है, वेव ना होकर छोटा छोटा पैकेट की एनर्जी में हम मूव करता है, और उस पैकेट में जो एनर्जी होता है उसका वैल्यू क्या होता है, एच न्यू। न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और एच हो गया हमारा प्लांक्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है जो कि प्लांक ने दिया था, हमको ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मिला था। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया, 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक। तो हमने जो देखा था कि लाइट को हमने पार्टिकल की तरह ट्रीट किया, वो ठीक है। बट पार्टिकल का क्या होता है ना, अगर हम एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे उसका क्या होता है, एक तो एनर्जी होता है, दूसरा क्या, मोमेंटम भी होता है, राइट। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख दिया कि इसका एनर्जी क्या होता है, एच। बट फोटोन का मोमेंटम होता है या नहीं, वो अभी तक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं हो पाया। बट आइंस्टाइन ने क्या किया, 1916 में 1916 में क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया कि जो लाइट होता है उसका जो फोटोन होता है उसका मोमेंटम भी होता है। जो फोटोन होता है उसका क्या होता है, मोमेंटम, एंड उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है एच न्यू बाई सी इक्वल टू न्यू बाई सी इज लैम्डा, सी बाई न्यू इज लैम्डा बिकॉज लैम्डा न्यू इक्वल टू सी। दिस implies that lambda equal to c by nu. This implies that nu by c equal to 1 by lambda. This implies that momentum कितना हो गया, फिर मोमेंटम हो गया h nu by c equal to h by lambda, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मोमेंटम। तो आइंस्टाइन ने बोला कि फोटोन का मोमेंटम भी होता है जो कि होता है h nu by c, और हम इसको लिख सकते हैं h by lambda। अब इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई किया, उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए क्या है ना, 1923 में एक और एक साइंटिस्ट जिनका नाम था आर्थर कॉम्पटन, वो इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाए, क्या दिखाए कि फोटोन का मोमेंटम होता है, फोटोन्स हाफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया है उसको हम क्या बोले, उसको बोले हम कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं अब कि लाइट का मोमेंटम कैसे प्रूव हुआ वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो कॉम्पटन ने क्या किया, वो फर्स्ट देखो, कॉम्पटन ने एक टारगेट लिया कार्बन का, ठीक है। ये हो गया मेरा कार्बन का टारगेट। अब क्या किया, इस डायरेक्शन से एक्सरे लाइट छोड़ा, ये क्या है, एक्सरे। अब एक्सरे क्या हुआ, यहाँ पर गिरा कार्बन टारगेट के ऊपर। जब गिरेगा तो क्या, एक्सरे का वेवलेंथ कितना है, एक्सरे का वेवलेंथ था हमारा लैम्डा इक्वल टू 71.1 पिकोमीटर। पिकोमीटर मतलब 71.1 into 10⁻12 मीटर। क्लियर? तो ये क्या किया, उस एक्सरे को जब कार्बन टारगेट पे छोड़ा, फिर क्या हुआ, ये जब कार्बन टारगेट में गिरेगा तो कार्बन टारगेट में क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। तो लाइट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के थ्रू स्कैटर होगा, स्कैटर होने के बाद क्या होगा ना, लाइट फिर डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, राइट। सो सपोज लाइट इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में, इससे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हुआ। फिर क्या किया कॉम्पटन ने, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एंगल पे एक डिटेक्टर लगाया जो कि उस लाइट को डिटेक्ट करेगा जो स्कैटर हुआ। सपोज ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हो गया डिटेक्टर, ये इस थीटा एंगल पे डिटेक्ट करता है, ठीक है, कि कितना उसका वेवलेंथ। फिर जो इस थीटा ने फाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये फाई एंगल पे डिटेक्ट कर रहा है कि उसका वेवलेंथ कितना है। फिर जो कॉम्पटन ने देखा, वो क्या देखा कि जब एंगल चेंज होता है, जब फाई चेंज होता है उसके हिसाब से वेवलेंथ भी चेंज होता है। मतलब डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का हमको लाइट मिलता है, ठीक है।
तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? देखो कॉम्पटन ने क्या किया, उसको प्लॉट किया था। जैसे देखो मैं प्लॉट करता हूँ, तो सपोज कॉम्पटन ने क्या किया, फर्स्ट सपोज इस एक्सिस में हमारा हो गया वेवलेंथ पिकोमीटर में, और इस एक्सिस में हमारा हो गया इंटेंसिटी। तो कॉम्पटन क्या देखा, जब फाई इक्वल टू 0 तो क्या हुआ, तब ये जो 70 है यहां पर ही सिर्फ एक पीक मिला, जो कि ठीक था। फाई इक्वल टू 0 मतलब ओ लाइट उसके अंदर पास होके चला गया टारगेट के थ्रू, राइट। क्योंकि यहाँ पर फाई इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0 मीन्स ये इससे स्ट्रेट चला गया, तो स्ट्रेट मतलब उसके थ्रू पास करके चला गया, तो कोई स्कैटर नहीं हुआ, तो ठीक है। अब जब फाई इंक्रीज हुआ, जैसे कि सपोज फाई इक्वल टू 45 में, देखो जब फाई इक्वल टू 45 हुआ क्या हुआ, जैसे यहाँ पर x, यहाँ पर y, इस डायरेक्शन में i, इस डायरेक्शन में सपोज लैम्डा, ठीक है। तो जब फाई इंक्रीज हुआ 45 डिग्री, तब क्या हुआ, दो पीक देखो, सपोज ये 70, ये 75, ऐसे कुछ। तो देखो एक पीक यहाँ से आया, फिर इससे होके यहाँ, ठीक। तो यहाँ पर हमको दो पीक देखने को मिला, तो ये जो डिफरेंस है ये हो गया तुम्हारा क्या, डेल्टा लैम्डा, ठीक है। क्योंकि इसका हो गया लैम्डा प्राइम, इसका लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू डेल्टा लैम्डा, ठीक है। ये क्या 5 इक्वल टू 45। फिर अब जब ज्यादा एंगल इंक्रीज होगा, जैसे 5 इक्वल टू 90, 135, तो क्या होगा, जब व्हेन पाई बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, तो ये देखा गया कि जो डेल्टा लैम्डा है वो आल्सो बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, ठीक है। तो जितना पाई बढ़ता गया, एंगल बढ़ता गया, उतना जो वेवलेंथ का डिफरेंस है वो बढ़ता गया, मतलब उतना लैम्डा प्राइम बढ़ता गया लैम्डा से, ठीक है। तो वो हम क्लासिकली कैसे एक्सप्लेन किए, क्योंकि क्लासिकली को एक्सप्लेन करने का ये नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लासिकली क्या होता है, देखो जब हम क्लासिकली कंसीडर करेंगे, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट, जिसका एक वेवलेंथ होता है लैम्डा, तक क्लियर है। तो जब लाइट जाके ये कार्बन टारगेट को हीट किया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सरे को ऑब्जर्व किया। जब ऑब्जर्व करेंगे ये जिस फ्रीक्वेंसी में जा रहा है, सपोज एफ में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करेगा। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लॉस करेगा वेव का, तो क्या होगा, जो वेव रिलीज हुआ जिस भी रैंडम डायरेक्शन में, वो उसका फ्रीक्वेंसी तो सेम होना चाहिए, और अगर उसका फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसका वेवलेंथ भी सेम होना चाहिए। मतलब जिस भी डायरेक्शन में एक्सिस स्कैटर हो, बट उसका वेवलेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर उसका वेवलेंथ चेंज हुआ। तो क्लासिकली वो हमें वो एक्सप्लेन नहीं करता है कि कॉम्पटन इफेक्ट क्यों हो रहा है। फिर हम गए जो आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट था उसको यूज करके इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उसको यूज करके कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, वो अब हम देखेंगे, ठीक। तो वो कैसे, वो अब हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे कि डेल्टा लैम्डा किससे कॉम्पटन इफेक्ट से डिराइव होता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है, mathematical derivations ऑफ क्या, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो सपोज यहां से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से लाइट का वेवलेंथ है जिसका मोमेंटम है p1, एनर्जी है e1, क्लियर। अब इसका मोमेंटम था p इक्वल टू 0 एंड e इक्वल टू mc स्क्वायर, क्योंकि रिलेटिविटी में क्या होता है, mc स्क्वायर, m इज रेस्ट मास, ठीक है, m इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब जब ये होगा क्या होगा, देखो तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा,
और जो लाइट हुआ वो सपोज इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्या हुआ देखो, ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये था, तो सपोज ये जो लाइट का ट्रेवल ये एंगल बनाया फाई, और जो इलेक्ट्रॉन का स्कैटर हुआ ये एंगल बनाया थीटा, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन का ये जो लाइट है, सो इसका मोमेंटम अब हो गया p2 और इसका मोमेंटम हो गया e2, और जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो गया सपोज ये हो गया p और एनर्जी हो गया उसी हिसाब से गामा इन सी स्क्वायर, पर गामा इक्वल टू क्या है 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, v इक्वल टू क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तुम बोलोगे गामा इन सी स्क्वायर क्यों ले रहे, काइनेटिक नॉन रिलेटिविटी वाला क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जब स्कैटर होगा तो बहुत हाई एनर्जी होता है, तो और लगभग लाइट के आसपास स्पीड जा सकता है, तो इसीलिए बेटर होगा रिलेटिविटी के लिए डिराइव करें, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट यूज करके, उसके बाद और नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करें, उसके लिए हमको दो कंडीशन चाहिए। क्या, एक कंडीशन हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। इसका मतलब क्या है, बिफोर कोलिजन होने से पहले जो टोटल एनर्जी था किसका, लाइट का और इलेक्ट्रॉन का मिलके, कोलिजन होने के बाद भी एनर्जी सेम ही रहेगी। तो अब कोलिजन होने से पहले कितना एनर्जी था, देखो कोलिजन होने से पहले लाइट की एनर्जी था E1, तो यहाँ पर लिखेंगे E1, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या था mc स्क्वायर इक्वल टू कोलिजन होने के बाद लाइट का एनर्जी था E2 प्लस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गामा mc स्क्वायर, क्लियर। अब E1 क्या है, E1 इक्वल टू P1C, व्हाई, बिकॉज E1 इक्वल टू h nu 1 and P1 equal to h nu 1 by C. Simply that h nu 1 equal to P1C. Clear? So E1 equal to P1C. Similarly, E2 will be equal to P2C. Clear? C क्या है, velocity of light. Clear? तो देखो, तो यहाँ पर E1 के बदले में डालूंगा P1C प्लस mc स्क्वायर इक्वल टू P2C प्लस गामा mc स्क्वायर, क्लियर, ये हो गया। तो ये हमारा सपोज इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कंजर्वेशन ऑफ क्या, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो क्या है ना, लीनियर मोमेंटम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन before collision will be equal to the amount of linear momentum in that direction after collision, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो linear momentum before collision था, आफ्टर collision भी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम उतना ही रहेगा, क्लियर। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर सपोज ये P है, जो लाइट था उसका P2 था, ये फाई है, तो लाइट का जो होगा इस डायरेक्शन में सपोज ये हो गया P2, तो इस डायरेक्शन में हो गया लाइट का P2 क्या cos फाई, इस डायरेक्शन में हो गया P2 sin फाई, जो इलेक्ट्रॉन का था इस डायरेक्शन में हो जाएगा P cos थीटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा P sin थीटा, क्लियर, ये हो गया कंपोनेंट्स में। अब देखो एक्स डायरेक्शन क्या है ना, जो हमारा हाँ, अब ये बिफोर कोलिजन क्या था, जो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम था क्या था P1, जो वाई डायरेक्शन में था वो था 0, ठीक है। अब देखो जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल रहा है वो क्या बोल रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, तो एक्स डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन क्या था P1, तो इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, क्या होगा ना P1 इक्वल टू हाइट में लिखते हैं P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा
P1 इक्वल टू P2 cos फाई प्लस P cos थीटा, ठीक है, P2 cos फाई प्लस P cos थीटा, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब और एक देखो, और एक होगा y डायरेक्शन में है, क्या था बिफोर कोलिजन 0 इक्वल टू क्या था, y 0 इक्वल आफ्टर कोलिजन क्या है, P2 sin फाई माइनस P sin थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि P2 sin फाई के डायरेक्शन में अपोजिट है, नेगेटिव y डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा P2 sin फाई माइनस P sin थीटा, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट P sin थीटा इक्वल टू P2 sin फाई, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। अब इस तीन इक्वेशन को यूज करके जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का दो इक्वेशन, उसको हम यूज करके हम निकालेंगे कि डेल्टा लैम्डा क्या है, कंपाउंड शिफ्ट क्या है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, क्या करेंगे, P1 माइनस P2 cos फाई इक्वल टू P cos थीटा, ठीक है। तो इसको मैं अरेंज करता हूँ, P cos थीटा हो गया क्या, P1 माइनस P2 cos फाई, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। इक्वेशन 2 को सिर्फ में अरेंज किया, इसको इक्वेशन दे दिया 4, ठीक है। अब हम इक्वेशन 3 का स्क्वायर करते हैं, इक्वेशन 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा ना, P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू P2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। जब इक्वेशन 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू P1 माइनस P2 cos फाई का होल स्क्वायर, क्लियर। अब सपोज ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 6। अब ऐड करते हैं इक्वेशन 5 के साथ इक्वेशन 6 को, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो बात करें क्या होगा ना, P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसका प्लस ये प्लस P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू P2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस P1 माइनस P2 cos फाई का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, इसमें कॉमन जाएगा P स्क्वायर, दिस इंप्लाइज P स्क्वायर होल इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू, और क्या हो जाएगा यहाँ पर P2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस, इसको एक्सपेंड करते हैं, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई माइनस 2P1 P2 cos फाई, क्लियर। बस ये वाला टर्म को एक्सपेंड करके यहाँ पर लिखते हैं, ओके, दिस इंप्लाइज दैट P स्क्वायर को P स्क्वायर रहा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 हो गया, इक्वल P1 फर्स्ट P1 स्क्वायर है तो P1 स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस यहाँ पर P2 स्क्वायर, यहाँ पर P2 स्क्वायर कॉमन जाएगा, P2 स्क्वायर होल इनटू साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, ठीक है, माइनस, और कौन सा वाला बचा, ये वाला 2P1 P2 cos फाई, क्लियर। अब देखो दिस इंप्लाइज दैट P स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 माइनस 2P1 P2 cos फाई, ओके। अब ये इक्वेशन को हम देते हैं कितना, इक्वेशन 7, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 7। अब हम इक्वेशन 1 देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या इक्वेशन था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये इक्वेशन था क्या, P1C प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू P2C प्लस गामा एम स्क्वायर, इसको लिखते हैं पहले, क्या था P1C प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू P2C प्लस गामा एम स्क्वायर, ये था इक्वेशन 1। ये आ गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1।
इक्वेशन 7 में हमारे पास है पी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास है गामा एम सी स्क्वायर। तो हम इसको कैसे पी स्क्वायर फॉर्म में लाएं ताकि हमें आसानी हो। तो क्या है, देखो ना, हमको जो पता है टोटल एनर्जी पार्टिकल क्या होता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू द 4 का रूट ओवर। टोटल एनर्जी फिर इलेक्ट्रॉन का क्या है ना, गामा एम सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू द 4 का रूट ओवर। दिस इंप्लाइज दैट गामा एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। क्लियर, ये हो गया। ये सपोज हो गया हमारा इक्वेशन ए। चलो अब इसको देखो, यहाँ पर है गामा एन सी स्क्वायर, तो मुझे चाहिए अब गामा एन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे करूंगा, तो इसको क्या करूंगा, मैं लिखूंगा गामा एन सी स्क्वायर इक्वल टू P1C, सारे को सबको इस साइड ले लो, माइनस P2C प्लस एम सी स्क्वायर। क्लियर, दिस इंप्लाइज दैट गामा एन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू P1C माइनस P2C प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, दिस इंप्लाइज दैट गामा एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय यूजिंग इक्वेशन कौन सा वाला 8, क्या हो जाएगा ना, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 इक्वल टू P1C माइनस P2C प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कॉमन जाएगा सी स्क्वायर होल इंटू पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कॉमन जाएगा सी सी सी, तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 प्लस एम सी का होल स्क्वायर। फिर जब सी बाहर आएगा और यहाँ पर स्क्वायर है तो हो जाएगा सी स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ पर सी स्क्वायर यहाँ पर सी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू P1 माइनस P2 प्लस एम सी का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर, सॉरी यहाँ पर एम सी स्क्वायर था तो इसलिए, तो क्या पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू P1 माइनस P2 प्लस एम सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दिस इंप्लाइज दैट हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पी स्क्वायर वाला टर्म। तो पी स्क्वायर हमको चाहिए, मतलब यहाँ पर है पी स्क्वायर, तो बाकी सबको इस साइड ले लेंगे, इस साइड अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू P1 माइनस P2 प्लस एम सी का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर, इसको मैं लेता हूँ इक्वेशन कौन सा वाला 7 गया 8 गया 9, तो इसको हम देते हैं इक्वेशन 9। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो पी स्क्वायर है ये वाला लेके हम इस पे डालेंगे इक्वेशन 7 में। तो लिखो क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर कौन सा वाला इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 9 कहा किस इक्वेशन में डालेंगे, इन इक्वेशन 7। क्या होगा, वी विल गेट, क्या मिलेगा हमको, पी स्क्वायर को बदले ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 प्लस एम सी का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल, देखो पी स्क्वायर को मतलब डाल दिए। अब क्या बचा ये वाला पार्ट, इसको अब लिखेंगे क्या हो जाएगा ना, ये P1 था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 cos पाई। ठीक है, ये था, हाँ ठीक है। अब देखो दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस
n स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस 2p1p2। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, तो p1p2 मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 2p1p2। p1 mc प्लस प्लस है, प्लस प्लस प्लस, सो प्लस 2mc p1। अगेन ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सो माइनस 2mc p2। क्लियर। फिर यहाँ पर माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट साइड में जो है p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर माइनस 2p1p2 cos पाई। क्लियर, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर m स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर p1 स्क्वायर है, यहाँ पर p1 स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर p2 स्क्वायर, यहाँ पर p2 स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब देखो अब क्या बचा, अब बचा दिस इंप्लाइज दैट क्या बचा, माइनस 2p1p2 प्लस 2mcp1 माइनस 2mcp2 इक्वल टू माइनस 2p1p2 cos पाई। क्लियर, तो माइनस 2p1p2 को अब इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2p1p2 माइनस 2p1p2 cos phi इक्वल टू 2mcp1 माइनस 2mcp2। क्लियर, दिस इंप्लाइज दैट, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2mcp1 माइनस 2mcp2 इक्वल टू 2p1p2 माइनस 2p1p2 cos phi। क्लियर, दिस इंप्लाइज दैट, अब कॉमन क्या जाएगा इसमें से 2mc, सो 2mc होल इनटू p1 माइनस p2, इसमें से क्या कॉमन जाएगा 2p1p2 होल इनटू 1 माइनस cos phi। क्लियर, 2 cancel, this implies that p1 minus p2 equal to p1 p2 whole into 1 minus cos phi। ठीक है, this implies that p1 क्या है, अब p1 equal to आइंस्टाइन जो बोले थे h nu 1 by c equal to h by lambda 1। Similarly p2 equal to h nu 2 by c equal to h by lambda 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर ना h by lambda 1 माइनस h by lambda 2 इक्वल टू h by lambda 1 into h by lambda 2। p2 क्या है h by lambda 2 होल into 1 माइनस cos phi। क्लियर, अब देखो इसमें से क्या एलसीएम lambda 1 lambda 2 होल into h कॉमन गया और ऐसे lambda 1 lambda 2 एलसीएम गया, तो आप जब डिवाइड करेंगे lambda 1 से lambda 2 तो हो जाएगा h lambda 2 माइनस h lambda 1 इक्वल टू h स्क्वायर बाई lambda 1 lambda 2 होल इनटू 1 माइनस cos phi। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, और यहाँ पर mc था तो mc जाके यहाँ इस साइड डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो mc है तो mc इस साइड चला जाएगा तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पर बाई mc हो जाएगा, यहाँ पर भी बाई mc हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये h यहाँ से कॉमन जाएगा तो h कॉमन गया, यहाँ पर फिर बचेगा lambda 2 माइनस lambda 1 डिवाइडेड बाई lambda 1 lambda 2 इक्वल टू h स्क्वायर बाई lambda 1 lambda 2 mc into 1 minus cos phi। क्लियर, अब देखो दिस इंप्लाइज दैट अब क्या होगा lambda 2 minus lambda 1 इक्वल टू h by lambda 1 इधर मल्टीप्लाई और उससे जाके डिवाइड होगा, डिवाइड मतलब उल्टा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टा करके, दिस इंप्लाइज दैट lambda 1 lambda 2 by h, ये जब इस साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इंटू h स्क्वायर बाई lambda 1 lambda 2 mc, तो lambda 1 lambda 2 कैंसिल, h स्क्वायर से कैंसिल, होल इनटू 1 माइनस cos phi।
दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा ना लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू h by mc whole into 1 minus cos phi. This implies that lambda 2 minus lambda 1 equal to delta equal to lambda c whole into 1 minus cos phi. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉम्पटाउन इक्वेशन, कॉम्पटाउन वेक्टर का जो इक्वेशन था। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा लैम्डा क्या है ना लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 तो ये क्या है कॉम्पटाउन शिफ्ट। ठीक है, और लैम्डा सी जो हो गया ये क्या है कॉम्पटाउन वेवलेंथ, इसको बोलते हैं, ये कांस्टेंट है एस बाई एन सी, इसको हम बोलते हैं कॉम्पटाउन वेवलेंथ। क्लियर। फाई क्या है, फाई हो गया स्कैटरिंग एंगल, जो लाइट का जो स्कैटरिंग हुआ। ठीक है, अब देखो तो लैम्डा सी हो गया कॉम्पटाउन वेवलेंथ, और लैम्डा सी का वैल्यू क्या है, लैम्डा सी का वैल्यू है 2.42 पिकोमीटर, और इसको तुम लिख सकते हो 0.024 2.426 और 0.0243 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्पटाउन वेवलेंथ का वैल्यू। अब देखो ये हो गया, अब कुछ केसेस देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इम्पोर्टेंट वाला, तो इसको तुमको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो तो जो हमारा इक्वेशन है मैं फिर से लिखता हूँ, इसको येलो में लिखता हूँ, तो डेल्टा लैम्डा हो गया लैम्डा सी होल इनटू 1 माइनस cos फाई। ये जो हो गया हमारा कॉम्पटाउन इक्वेशन, इसमें तुम अगर देखोगे तो डेल्टा लैम्डा ओनली डिपेंड्स ऑन इसके ऊपर फाई स्कैटरिंग एंगल, ये एंगल ऑफ रिकॉइल मतलब इलेक्ट्रॉन जिसकी डायरेक्शन में स्कैटर हो गए उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और इंसिडेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, फाई के ऊपर। ठीक है, क्लियर। तो जो शिफ्ट है वो सिर्फ स्कैटरिंग एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि तुम कौन सा वेवलेंथ यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। अब इसका केसेस देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में डेल्टा लैम्डा कितना होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल में। तो सपोज केस फर्स्ट देखते हैं केस 1। ठीक है, केस 1 क्या है, व्हेन फाई इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0 में क्या होगा, फाई इक्वल टू 0 में cos फाई हो जाएगा cos 0 इक्वल टू 1। This implies that delta lambda will be equal to lambda c equal to 1 minus 1 equal to 0. So for phi equal to 0, delta lambda will be equal to 0, जो कि हमें मिला था कि phi equal to 0 पे कोई वेवलेंथ में चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर। अब जब phi equal to pi by 2 होगा तो क्या होगा, केस 2। ठीक है, इफ क्या इफ phi will be कितना, pi by 2, तो क्या हो जाएगा cos phi will be cos pi by 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 90 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो फिर डेल्टा लैम्डा क्या होगा, डेल्टा लैम्डा हो जाएगा लैम्डा c होल इनटू 1 माइनस cos pi by 2 इक्वल टू लैम्डा c होल इनटू 1 माइनस cos 90 0 इक्वल टू लैम्डा c। तो फॉर phi इक्वल टू pi by 2 डेल्टा लैम्डा कितना होगा, एक कंपोनेंट वेवलेंथ चेंज होगा लैम्डा c। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर के लिए, मतलब इंसिडेंट अपोजिट डायरेक्शन में, स्कैटर इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा लैम्डा होगा कितना, लैम्डा c। अब एक केस 3 देखते हैं। केस 3 क्या है ना, इफ phi इक्वल टू pi 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा cos phi विल बी cos pi इक्वल टू cos 180 कितना है -1, तो डेल्टा लैम्डा कितना हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा होगा लैम्डा c होल टू 1 माइनस -1 इक्वल टू 2 लैम्डा c। क्लियर। तो फॉर phi इक्वल टू pi डेल्टा लैम्डा कितना हो जाएगा 2 लैम्डा c, मतलब ट्वाइस द कॉम्पटाउन वेवलेंथ। ठीक है, मतलब जब वो 180 डिग्री में रिफ्लेक्ट बैक होगा
सपोज इस डायरेक्शन में गया, फिर जब रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में होगा तो डेल्टा लैम्डा कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा सी। क्लियर? ये हो गया 3 केसेस। ये क्या हो गया, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम शिफ्ट। मैक्सिमम शिफ्ट मींस मैक्सिमम वेवलेंथ वी हैव ऑब्टेन्ड आफ्टर स्कैटरिंग। ठीक है, और ये हो गया हमारा मिनिमम शिफ्ट। क्या हो गया, मिनिमम शिफ्ट। ठीक है, मिनिमम शिफ्ट मींस मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ किसके बाद, आफ्टर स्कैटरिंग। ठीक है, ये हो गया केसेस हो गया, केसेस हो गया। अब और एक चीज देखते हैं, अब किस एंगल पे कितना कॉम्पोनेंट शिफ्ट हो रहा है वो हम देखें। मैक्सिमम कॉम्पोनेंट शिफ्ट किस में हो रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ किस में मिल रहा है, मिनिमम वेवलेंथ किस में मिल रहा है, वो सब हम देखें। अब देखते हैं, अगर कोई पूछेगा कि कॉम्पोनेंट स्कैटरिंग में जो इलेक्ट्रॉन जिस एंगल में ये हुआ रिकॉइल हुआ उस एंगल का वैल्यू क्या है। इलेक्ट्रॉन किस एंगल में, थीटा एंगल में। मैं तुमको दिखाया था, देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन क्या था, यहाँ पर ये जो थीटा एंगल में इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हुआ है। तो कोई पूछेगा इस एंगल का वैल्यू क्या है, तो तुम इसको कैसे निकालोगे। ठीक है, अब हम उसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, चलो तो देखो कैसे डिराइव करेंगे। तो सपोज क्या डिराइव करेंगे, हम डिराइव करेंगे जो है एंगल ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा है क्या, थीटा। ठीक है, ये हम कैसे डिराइव करेंगे। तो ठीक है, ये कहाँ से आएगा, ऑफकोर्स थीटा किसमें है, मोमेंटम में, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आएगा। तो हम यूज करेंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ क्या, लीनियर मोमेंटम। उससे हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ना, मुझे जो मिला था, देखो एक इक्वेशन था क्या, एक इक्वेशन हमारा था, कहाँ गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहाँ है, हाँ। तो दो इक्वेशन था, एक ये वाला इक्वेशन था, एक ये वाला इक्वेशन था। तो इसको हम यूज करके ये करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या था ना, P1 इक्वल टू P2 cos phi प्लस P cos थीटा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था P1 इक्वल टू P2 cos phi प्लस P cos थीटा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या था, सेकंड इक्वेशन था P sin थीटा इक्वल टू P2 sin phi। क्लियर? तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये था इक्वेशन 1 हमारा, ये था इक्वेशन 2। अब इसको कैसे लिखेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा ना, P cos थीटा इक्वल टू, इसको रखूंगा बाकी इसको इससे ले जाऊंगा, P1 माइनस P2 cos phi। क्लियर? ये दे दिया मैंने इक्वेशन 3। अब क्या करूंगा मैं ना, डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इसके साथ बाई इक्वेशन 3 के साथ। जब करेंगे क्या होगा, जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के साथ डिवाइड करें तो क्या होगा ना, P sin थीटा डिवाइडेड बाई P cos थीटा कितना हो जाएगा, इक्वल टू P2 sin phi, P2 sin phi डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2 cos phi। क्लियर? P कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू P2 sin phi divided by P1 minus P2 cos phi। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब इसको डिवाइड करते हैं P2 से, इस टोटल को डिवाइड करते हैं P2 से, क्या हो जाएगा
sin phi divided by p1 by p2 minus cos phi. Clear? This implies that theta equal to tan inverse क्या हो जाएगा, tan inverse sin phi divided by p1 divided by p2 minus cos phi. ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan inverse sin phi divided by p1 क्या हो जाएगा, h by lambda 1 divided by h by lambda 2 p2 minus cos phi. क्लियर? तो क्या हो जाएगा, tan inverse sin phi divided by h by lambda 1 into h by lambda 2 ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, lambda 2 by h तो कैंसिल minus cos phi. क्लियर? इक्वल टू tan inverse sin phi divided by lambda 2 by lambda 1 minus cos phi. This implies that theta will be equal to tan inverse sin phi divided by lambda 2 by lambda 1 minus cos phi. क्लियर? ये हो गया थीटा. तो ये हो गया किसका एक्सप्रेशन, एंगल ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ इसका इलेक्ट्रॉन. क्लियर? ये हो गया एक्सप्रेशन. अब तुम फाइंड कर सकते हो. अब देखो, तो हम अभी काउंटर इफेक्ट खत्म हो, तो हम इसमें से क्या सीखे कंक्लूजन में, तो चलो लिखते हैं. सपोज इसका अब आएगा क्या कंक्लूजन, इसमें हमने क्या क्या सीखा. ठीक है, पहला पॉइंट यह सीखा कि जो काउंटर इफेक्ट होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है. ठीक है, नॉन इलास्टिक नहीं है. वो कौन सा कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन. ये पॉइंट ये मैंने बोलना भूल गया था, बट होता है ये नॉन इलास्टिक नहीं. क्या होता है ये इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट था क्या था, काउंटर इफेक्ट फर्स्ट पॉइंट क्या था, इलास्टिक कोलिजन हैपेंस. इलास्टिक कोलिजन मींस कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी प्लस कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक. सो इलास्टिक कोलिजन हैपेंस किसमें, इन काउंटर इफेक्ट. ठीक है, ये था. सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है हमारा जो मोशन था रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का, वो क्या है, रिलेटिविस्टिक है. इसीलिए हमने रिलेटिविस्टिक इफेक्ट यूज किया. तो क्या है ना, मोशन ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन इज क्या, रिलेटिविस्टिक. क्लियर? ये था सेकेंड पॉइंट. अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा जो हम कंप्रेंसिव निकाले, जो डेल्टा लैम्डा था वो क्या था, h by nc होल इंटू 1 माइनस cos phi. डेल्टा लैम्डा क्या था, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू h by nc होल इंटू 1 माइनस cos phi. ये था थर्ड पॉइंट. एंड डेल्टा लैम्डा इज डायरेक्टली जो डेल्टा लैम्डा था वो डिपेंड्स ऑन फाई ओनली. वो किसके ऊपर, सिर्फ फाई के ऊपर ही डिपेंड करता है. ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये वाला. अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या फोर्थ पॉइंट क्या था, एंगल ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था ना, थीटा. बोल क्या था, tan इनवर्स sin phi डिवाइडेड बाय lambda 2 by lambda 1 माइनस cos phi. क्लियर? चेक कर लेते हैं.
यस, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट में बोला नहीं बट इसे आ सकते हैं। जैसे फिफ्थ पॉइंट में क्या है, सपोज कोई पूछेगा व्हाट इज द फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी। फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन। फ्रैक्शनल लॉस मीन्स क्या है? फ्रैक्शनल मीन्स देखो, फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी ऑफ सम मटेरियल इज कैसे ना, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल डिवाइडेड बाय ई इनिशियल। मतलब इनिशियल जो एनर्जी था उसके हिसाब से कितना फ्रैक्शन तुम्हारा लॉस हुआ, ठीक। तो इसको तुम कैसे लिखोगे फिर? यहाँ कॉम्पटन इफेक्ट में इसको लिखोगे E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय E1, ठीक है। ये हो गया फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन। क्लियर? अब ऐसे कोई पूछेगा व्हाट इज फ्रैक्शनल शिफ्ट। शिफ्ट क्या पूछेगा कोई, व्हाट इज फ्रैक्शनल शिफ्ट। फ्रैक्शनल शिफ्ट क्या है? फ्रैक्शनल शिफ्ट है मतलब वेवलेंथ में कितना शिफ्ट हो अकॉर्डिंग विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल वेवलेंथ। तो क्या है, सपोज ओ है लैम्बडा फाइनल, मतलब इंक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस लैम्बडा इनिशियल डिवाइडेड बाय लैम्बडा इनिशियल, ठीक है। तो लैम्बडा फाइनल क्या है, लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा 1। ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शनल शिफ्ट। क्लियर? तो ये सब था कंक्लूजन। तो ये हो गया हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा कि लाइट को अगर हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे विद सम पर्टिकुलर एनर्जी, देन हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट स्टिल पार्टिकल्स ऑफ मोमेंटम, पार्टिकल का मोमेंटम होता है। जब तक हम ये एक्सपेरिमेंटली दिखा नहीं सकते कि पार्टिकल का मोमेंटम होता है, तब तक हम ये कंफर्म करके नहीं बोल सकते कि लाइट एक्चुअल में पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो इसको ये करने के लिए आइंस्टाइन ने क्या किया, एक स्टेटमेंट दे दिया 1960 में कि पार्टिकल लाइट का भी जो फोटोन होता है उसका भी मोमेंटम होता है, वो क्या होता है E by C, जो कि होता है h nu by c इक्वल टू h by लैम्बडा। यहाँ तक था, बट इसको एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या किया कॉम्पटन ने, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड इस कॉम्पटन इफेक्ट को ओनली वे था जिसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो है आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट, जो कि लाइट एक क्वांटा ऑफ लाइट है जो कि फोटोन लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। तो फिर कॉम्पटन इफेक्ट से ये वेरीफाई हुआ कि लाइट का डुअल बिहेवियर होता है। एक होता है वेव का बिहेवियर जो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दिखाता है, एक होता है पार्टिकल टाइप बिहेवियर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया लाइट का सारा फेनोमेना। तो सिंस लाइट वेव पहले था और पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, फिर क्या हुआ, डी ब्रोगली वगैरह सोचे कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो वो कैसे होगा वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। अब तक हम यहाँ पर रुकते हैं और प्रॉब्लम वगैरह हम बाद में और किसी वीडियो में सारे प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू क्वांटम इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब, ठीक है। तब तक के लिए रुकते हैं। थैंक यू।